तो एक मत से दिल्ली के अंदर क्रांतिकारियों ने बैठक करके ये कहा कि चंद्रशेखर आजाद भारतीय प्रजातंत्र सेना का कमांडर इन चीफ घोषित किया जाए, सुप्रीम कमांडर क्रांतिकारी। उनका ये कहना था कि जीवन तो क्षण भंगुर है, कभी भी नष्ट हो जाएगा, पर जीवन में जीवंतता बनी रहनी चाहिए। ये धकियाने का जीवन को धकिया रहे, कैसे भी चला रहे, वो नहीं होना चाहिए। लोग ये समझते हैं कि वे क्रांतिकारी गतिविधियों में थे इसलिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं। उन्हें क्रांतिकारी साहित्य बहुत पसंद था। वे जब कभी किसी की जीवनी क्रांतिकारी के देखते थे वो खरीद कर लाते थे और स्वयं पढ़ते और अपने साथियों को पढ़वाते थे। गांधी जी का अहिंसात्मक आंदोलन चल रहा था ये अपनी जगह, पर फिर इनकी दृष्टि ये थी कि जो क्रांतिकारी का दर्शन कहा जाता है, टिट फॉर टेट, जैसे के साथ तैसा व्यवहार। वेलकम टू लिसन टू पास्ट चैनल। आज हमारे साथ डॉक्टर के द्विवेदी जी हैं, जिनसे हम शहीद चंद्रशेखर आजाद जी से जन्म से जुड़ी कुछ अनसुलझे रहस्यों के बारे में जानेंगे। चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में आपने जो जितनी जानकारियाँ इकट्ठा की हैं वो आज हम जानना चाहेंगे। सर, मेरा सवाल है, शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के जन्म स्थान का विवाद कब, कैसे और कहां से हुआ? अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद भारतीय क्रांतिकारियों के सिरमौर थे और जब उन्होंने आत्मबलिदान किया 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में, तो संपूर्ण भारतवासी क्रांति की ज्वाला में तरंगायित होने लगे। स्वाभाविक था कि ऐसे समय में हर कोई अपना नाता रिश्ता ऐसे महान क्रांतिकारी के साथ जोड़ना चाहता। झाबुआ जिले के अलीराजपुर तहसील में एक छोटा सा गांव है भाबड़ा, जहां चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ था। पर यह तथ्य लोगों को इसलिए स्वीकार नहीं था कि चंद्रशेखर आजाद के पिता और पितामह बदरका ग्राम से संबंधित थे। तो एक धारणा बन गई थी कि शायद चंद्रशेखर का जन्म भी ग्राम बदरका में हुआ, और इसका लोभ वो इसलिए संवरण नहीं कर पाए कि भारत सरकार की तरफ से उन्हें अनुदान मिल सके और अमर शहीद की स्मृति में कोई एक बड़ा स्मारक बनाया जाए। क्या कारण था कि लोगों में यह भ्रम हो गया था कि उनका जन्म उन्नाव क्षेत्र में हुआ था? उन्नाव क्षेत्र चंद्रशेखर आजाद के पिताश्री पंडित सीताराम तिवारी का जन्म स्थान था। बदर का ग्राम उनका ननिहाल था। वहां पर उनका जन्म होने के बाद में वे पले बड़े, और वहीं से जब 56वां अकाल हुआ संवत 1956, जो भारत का सबसे भीषण अकाल माना जाता है, जिसमें भूखमरी फैली, वर्षा नहीं होने के कारण से धरती बंजर हो गई, पशु पक्षी मरने लगे, यहाँ तक कि मनुष्यों को भोजन की समस्याएं खड़ी हो गई। ऐसी स्थिति के अंदर पंडित सीताराम तिवारी को उनके एक सजातीय रिश्तेदार हजारी लाल, जो कि पहले से अलीराजपुर रियासत के अंतर्गत कार्य करते थे, उन्हें आमंत्रित किया कि तुम यहाँ आओ, तुम्हारी जीविका की व्यवस्था ठीक से हो जाए। और उन्हीं के बुलावे पर वो आए, और जब वे यहाँ आ गए तब राम लखन अवस्थी नाम के दारोगा उन्नाव जिले के थे, जो अलीराजपुर रियासत के अंतर्गत काम करते थे। उन्होंने उन्हें पुलिस की नौकरी दी थी, तो उनकी आजीविका का प्रबंध हो गया, और इस कारण से वे उन्नाव जिला छोड़ करके इस मध्य भारत क्षेत्र के अंतर्गत आ गए। ऐसे कौन से एविडेंस है जिससे आपने उनके जन्म स्थान को प्रमाणित किया है? ये बड़ा जटिल कार्य है। जब भारत शासन की तरफ से एक पत्र आया मध्य प्रदेश शासन को, और उस समय मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने झाबुआ कलेक्टर सुधीर कुमार चतुर्वेदी को पत्र लिखा कि तत्काल एक जांच बिठाई जाए
और जिससे सत्य और तथ्य का पता लगे कि चंद्रशेखर आजाद का जन्म झाबुआ अलीराजपुर की रियासत के अंदर भाभरा ग्राम में हुआ था, या ये एक दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बदरका ग्राम में हुआ, तो इसे स्पष्ट किया जाए। ये जांच मुझे दी गई। उस समय में स्नातकोत्तर महाविद्यालय अलीराजपुर के अंदर इतिहास विभाग का विभागाध्यक्ष था, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने इस पर बड़ी गंभीरता से विचार किया। पास में जो ग्राम है भाभरा, वहां पहुंचा। आजाद के जो रिश्तेदार थे उनका केवल एक घर बचा था, उनसे संपर्क किया। आजाद के सहपाठी और उस समय आसपास रहने वाले लोगों से चर्चा की, तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये था कि कई ऐसे उनके मित्र मिले उस हम उम्र के, जिन्होंने ये कहा कि चंद्रशेखर आजाद इस स्थान पर इस कुटिया में रहते थे। कुटिया में एक ही कक्ष था और हम सब साथ मिलकर के खेलने जाया करते थे। वन में कुछ पहाड़ों पर किले की, जिसे हम गढ़ी कहते हैं, गढ़ी के आसपास फिर तीर चलाना हम सीखते थे, गोफन चलाना सीखते थे। इस तरह से हम लोग दिन भर खेला करते थे। उन्होंने ये भी बताया कि हम जब बड़े हुए तब चंद्रशेखर कुछ पढ़ लिख गए और उसके बाद में उन्होंने एक छोटी सी नौकरी अलीराजपुर की तहसील में कर ली थी। जो उनके एक शिक्षक मनोहर लाल त्रिवेदी, जो पंडित सीताराम तिवारी के रिश्तेदार भी होते थे, तो वह पढ़ाया करते थे उन्हें। तो उनके बदौलत उन्हें अलीराजपुर तहसील में एक शिक्षक की नौकरी, अलीराजपुर तहसील में एक तहसील कार्यालय में नौकरी मिल गई थी। तो वो सारी जानकारी इस तरह मिलने लगी और एक संस्मरण प्राप्त हुआ जो मनोहर लाल त्रिवेदी का था। वे मनोहर लाल त्रिवेदी उन्नाव जिले के ही थे और 1913 में भाभरा आए थे और पड़ोस में ही इस पंडित सीताराम तिवारी के साथ रहते थे। तो चंद्रशेखर को भी वो पढ़ाए थे, जिसकी उम्र 5-6 बरस की थी, और उनके जो बड़े भाई सुखदेव थे, जिनकी 15-16 बरस की उम्र थी और जिनका जन्म बदरका में हुआ, जो साथ में माता जी जगरानी जी लेकर ही आई थी। तो ये दोनों को पढ़ाया करते थे। तो उन्होंने एक अपना संस्मरण लिखा और संस्मरण में एक विशेष बात कही है कि चंद्रशेखर आजाद का जन्म भाभरा में हुआ और वो मेरे घर के निकट ही है, और मैं इस कुटिया को इस विश्वास के साथ सहेजे हुए हूं कि एक न एक दिन इस अमर शहीद का एक सुंदर सा स्मारक बनेगा। और वही कारण है कि यहाँ पर एक बहुत भव्य स्मारक बनाया गया। सम्मान व्यक्त करने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 9 अगस्त 2016 को यहाँ पधारे, और ये सौभाग्य भी मुझे मिला कि मैं उन्हें उस कुटिया के दर्शन कराऊं और साथ ही उस जो प्रदर्शनी है जिसमें चंद्रशेखर आजाद के जन्म संबंधी विवरण बहुत सारी बातें थे, उनसे अवगत करूं। इसी के दौर में सर मैं आपसे अगला प्रश्न और पूछना चाहती हूँ कि शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के शहीदी के बाद उनके परिवार और उनके रिश्तेदारों का क्या हुआ? चंद्रशेखर आजाद का जैसे ही आत्म बलिदान हुआ कि जंगल में आग की तरह खबर पूरे देश में फैल गई। एक तरह युवकों में बड़ा रोमांच था, आक्रोश भी था, और उनमें वो जज्बा पैदा हुआ कि क्यों नहीं राष्ट्र के लिए हम अगर ठीक से काम न कर सके तो राष्ट्र के लिए मर तो सकते हैं, और इसके लिए आवश्यक यह है कि शस्त्र भी धारण किए जाए। गांधी जी का अहिंसात्मक आंदोलन चल रहा था ये अपनी जगह, पर फिर इनकी दृष्टि ये थी कि जो क्रांतिकारी का दर्शन कहा जाता है, टिट फॉर टेट, जैसे के साथ तैसा व्यवहार। और जब पूछा गया था क्रांतिकारी मित्रों के द्वारा कि तुमने क्यों ये मार्ग अपनाया, तब चंद्रशेखर ने केवल इतना कहा था कि अंग्रेजी लोग भारत में व्यापारी बनकर आए और उन्होंने छल से, बल से, कपट से राज्य स्थापित कर लिया, और आज वे हम पर अत्याचार करते हैं, हमारे धर्म पर आघात करते हैं,
हमारे बहू बेटियों का सम्मान नहीं करते, उन्हें हर जगह अपमानित होना पड़ता है। शोषण और अत्याचार इनका स्वभाव है। ऐसे लोगों से हम न्याय की क्या उम्मीद करें? और इसके लिए आवश्यक है कि वे लोग हमसे डरें, आतंकित रहें, भयभीत रहें, ताकि एक न एक दिन उन्हें लगने लगे कि इस देश को छोड़कर जाने में ही हमारी भलाई। तो इस दर्शन के साथ वे अपने कार्य करते थे। पर जब जे उनका आत्म बलिदान हो गया तो भाभरा क्षेत्र में बहुत दिनों बाद इसकी सूचना मिली, और जब तक सूचना मिलती कहा जाता है कि भाभरा में एक मायूसी का वातावरण फैल गया। उस दिन छोटे से इस कस्बे में, गांव में कहीं भी चूल्हा नहीं जला। उनकी मां बहुत ज्यादा दुखी थी, यद्यपि उन्हें इस बात का संतोष था कि उनका पुत्र अपने राष्ट्र के लिए बलिदान कर सका है। पर स्थितियां फिर भी बिगड़ती चली गई। एक तो एक क्षेत्र बहुत ही निरक्षर और निर्धन था। ऐसी स्थिति में कोई उनकी सहायता नहीं कर सकता। उनके पति का देहांत हो गया था, उनके बड़े पुत्र सुखदेव का देहांत हो गया था, वे अकेली थे और उन्हें बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि भुखमरी की दशा में उन्हें भीख भी मांगना पड़ा। बहुत बाद में चल करके जब उनके क्रांतिकारी साथी धीरे धीरे आने लगे, मास्टर रुद्र नारायण एक संपादक थे जो गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर समाचार पत्र निकालते थे, पंडित बनारसी दास, वे भी आए। कुछ साल बाद चंद्रशेखर आजाद ने, जिन्हें अपना क्रांतिकारी मित्र बनाया था और क्रांति दल में सम्मिलित किया था, डॉक्टर भगवान दास माहौर, वे भी आए। और बाद के दिनों में तो वे स्वयं अपने साथ उन्हें झांसी ले गए आजादी के बाद और अपने घर रखा हुआ। और कुछ समय बाद में 1951 में माता जगरानी का जन्म। तो उनके परिवार में कोई इस समय है नहीं। चंद्रशेखर आजाद ने विवाह नहीं किया। मात्र 24 वर्ष की उम्र में वे आजादी के दीवाने बनकर मां भारती की सेवा में अपने रक्त से उन्हें सींचकर अभिषेक प्रदान करके अमर शहीदों की अग्रिम पंक्ति में जा रहे। इसी तरीके से सर मैं चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में एक और सवाल पूछना चाहती हूँ कि उनके ऐसे कौन से काम थे जिनसे ब्रिटिश सरकार हिल चुकी थी? हम सामान्यतः ये देखते हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने कौन कौन सी क्रांतिकारी गतिविधियां की। बहुत संक्षिप्त में इसे मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है वो उनका जन्म स्थान, कर्म क्षेत्र उनका उत्तर प्रदेश था। भारत के अंदर जो क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा था, एक तरफ कांग्रेस का अहिंसक आंदोलन भी चल रहा था, दूसरी तरफ 1857 के पश्चात आदिवासी जन जागरण भी हो चुका था। उनमें भी बहुत सारे क्रांतिकारी हुए, जैसे बिरसा मुंडा का नाम आता है। हमारे क्षेत्र से अगर देखा जाए तो बड़वानी से भीमा नायक आता है, सेंधवा से खज्जा नायक आता है, खंडवा क्षेत्र से टांटिया भील आता है, और हमारे बिल्कुल अलीराजपुर क्षेत्र से छीतू सिंह किराव। ये सब लगभग एक ही समय के लोग हैं जिन्होंने 1857 के दौरान और उसके पश्चात तात्या टोपे से मिल करके गुरिल्ला युद्ध किया। जब तात्या टोपे लौट रहा था दक्षिण भारत में, जब अंग्रेजों ने दमन कर दिया था 1857 की क्रांति को, उसके पश्चात वो लौट रहा। तो उस दौर में प्रश्न क्या था? सर मेरा प्रश्न ये था कि ऐसे कौन से काम थे चंद्रशेखर आजाद जी के? तो उस दौर के बाद जब क्रांतिकारी गतिविधियां चंद्रशेखर आजाद के समय हमारे सामने आती है, तो सबसे पहले ये कि चंद्रशेखर आजाद जब तक अलीराजपुर भाभरा में था तब तक एक सामान्य लड़का था। हम तो उसे भाभरे का छोकरा कहते, पर चूंकि वो आदिवासी बच्चों के साथ रहता था
तो घूमना फिरना, खेलना और कसरत करना, इससे वो तंदुरुस्त और कद्दावर बन गया। और जब वो पहुंचा था बनारस, वहाँ पर उनके फूफा श्री जो थे श्री विनायक वैद्य की, उनके पास रहा और वहाँ संस्कृत विद्यापीठ में उसने अपना दाखिला ले लिया। संस्कृत विद्यापीठ उन दिनों क्रांति चेतना का केंद्र था और उसमें प्रणवेश चटर्जी और मनमथनाथ गुप्त जैसे क्रांतिकारी विचारधारा के बच्चे पढ़ रहे थे। उन्हीं के साथ ऐसा वातावरण निर्मित हुआ कि रोलेट एक्टर की जो विभीषिका थी, जो और साथ में जो जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड किया, उससे मर्माहत होकर गांधी जी ने एक नारा दिया था असहयोग आंदोलन का, और उसमें इन लोगों ने भाग लिया, धरना दिया, प्रदर्शन किया। चंद्रशेखर आजाद पढ़ रहे थे और उसे जब मजिस्ट्रेट खेरघाट के सामने लाया गया तो मजिस्ट्रेट ने जब पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने कहा आजाद। तुम्हारे पिता का नाम स्वाधीनता, कहाँ रहते हो? जेल खाने। ये बड़ी उद्दंडता लगी उन्हें और उन्होंने नाराज होकर कहा कि इसमें 15 बेतों की सजा दीजिए। तत्काल हुक्म हुआ और उन्हें सजा देने की व्यवस्था की गई। और सजा कुछ सामान्य नहीं होती थी उन दिनों, पूरे शरीर से कपड़े निकाले जाते, बांध दिया जाता। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, उस समय हम चंद्रशेखर आजाद नहीं के चंद्रशेखर तिवारी था वो, और कहा कि मुझे बांधने की आवश्यकता नहीं, मैं कठोर से कठोर दंड को सहन कर सकता। और जैसे जैसे उन पर प्रहार हुआ बेतों का, उनकी चमड़ी उधड़ती गई, खून निकलने लगा, पर प्रत्येक प्रहार पर वो कहते भारत माता की जय, क्रांति जिंदाबाद। और 15 बेतों की सजा से उनकी पीठ लहूलुहान हो गई। बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, उनकी पीठ के जख्मों को ठीक किया गया। तब कांग्रेस ने अपना एक कर्तव्य समझा कि राष्ट्र के लिए इतनी प्रताड़ना उन्होंने सही है, तो एक ज्ञानव्यापी बनारस का जो क्षेत्र है वहां पर उनका नागरिक अभिनंदन, और वहां पर उनका नाम रखा गया चंद्रशेखर के साथ आजाद। वो जो तिवारी थे वे यहाँ आजाद के नाम से घोषित हुए। तब उन्होंने, आजाद ने भी उचित समझा कि ये यहाँ रह करके अंग्रेजी साम्राज्य के सामने रह करके उनसे लड़ना कठिन कार्य होगा और क्रांतिकारी गतियों में शामिल होगा। और उसके बाद में सबसे पहला जो उन्होंने काम किया था वो किया था काकोरी षड्यंत्र, अर्थात सहारनपुर से जो लखनऊ जा रही थी ट्रेन और जिसमें सरकारी खजाना था उसको लूट लिया। उसमें राम प्रसाद बिस्मिल उस दल के नेता थे, पर वो चाहते थे कि ये युवक जो है वो बड़ी ईमानदारी से, बड़े बल और बहादुरी से, चूंकि ये लड़ने में बिल्कुल निष्णात है, तो उसे अपने साथ रखा था। यद्यपि बाद में रोशन सिंह और लाहिड़ी और ये सब, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, ये सब गिरफ्तार हुए, उन्हें तो फांसी की सजा हो गई, पर चंद्रशेखर आजाद बच निकले और फिर उन्हें अज्ञातवास में जाना पड़ा। फिर तो उन्हें एक जगह जगह जाकर के क्रांति का संयोजन करने के लिए क्रांतिकारियों को भर्ती किया। कहीं बम के कारखाने झांसी और आगरा में लगाए, मदद उन्होंने क्रांतिकारियों से ली। और उसके बाद में आपको पता होगा कि भारत के अंदर सरकार कैसी हो, जनप्रतिनिधित्व कैसे प्राप्त हो, इसके लिए एक आंदोलन चल रहा था। तो उसी आंदोलन के अंदर जब लाला लाजपत राय धरना दे रहे थे तो अंग्रेजों ने इतने बेतों के प्रहार किए कि उन्हें गर्दन पर बड़े आघात हुए और उनकी मृत्यु हो गई। इसका बदला लेने के लिए उन्होंने उस खलनायक को चिन्हित किया कि किसके द्वारा किया गया। तो ये लाहौर का जो पुलिस सुपरिंटेंडेंट था सैंडर्स, जब वो ये देखा कि ये सैंडर्स, तो इसको मार दिया जाए। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आजाद, ये सब मिल करके उन्होंने योजना बनाई कि ये जब पुलिस थाने से बाहर लाहौर में निकलेगा वहीं मारेंगे इसे। क्योंकि सामान्यतः उन्होंने कहा कि पुलिस थाने में पुलिस के अधिकारी निश्चिंत रहते हैं कि उन्हें कोई खतरा नहीं। और ऐसा ही हुआ, जैसे वो बाहर निकला उसी समय उनसे गोलियां मारी गई। भगत सिंह ने उसकी छाती को छलनी कर दिया और जैसे ही वो भाग रहे थे तभी सैंडर्स का एक अंगरक्षक था चानन सिंह,
वो उनके पीछे दौड़ा, तब चंद्रशेखर आजाद ने उस चानन सिंह को गोलियों से भून दिया। और इस तरह से तहलका मच गया कि पुलिस के स्वयं के केंद्र स्थान में, पुलिस थाने के वहीं इतने बड़े अधिकारी की हत्या हो गई और अंग्रेजी सरकार कुछ नहीं कर पाई। चंद्रशेखर और उनके क्रांतिकारी साथी इस समय रात्रि में लाहौर गए और वहां रहकर उन्होंने प्रयास ये किया कि किसी तरह यह लाहौर से बाहर जाया जाए। और इस समय दुर्गा भाभी, जो भगवती चरण वोरा क्रांतिकारी की पत्नी थी, और भगवती चरण की एक बम हाथ में रखने कारण से बम विस्फोट से मृत्यु हो गई थी। रात्रि में दाह संस्कार किया और सवेरे वहां से वे झांसी पहुंचे। यह अद्भुत कारनामा था, पर यह चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व। हमें ये कहते हुए बहुत खुशी, चूंकि हम इस क्षेत्र के रहने वाले हैं, कि ये क्रांतिकारी आंदोलन तो बहुत पहले से चल रहा था, पर जब चंद्रशेखर की उसमें प्रविष्टि हुई तो एक मत से दिल्ली के अंदर क्रांतिकारियों ने बैठक करके ये कहा कि चंद्रशेखर आजाद भारतीय प्रजातंत्र सेना का कमांडर इन चीफ घोषित किया जाए, सुप्रीम कमांडर क्रांतिकारी। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जानी चाहिए इस क्षेत्र के लिए कि छोटे से अंचल, आदिवासी अंचल से निकला बच्चा किस तरह राष्ट्रीय मानचित्र पर छा जाता। और उसके बाद में एक बात और उन्होंने जो की थी, वो बड़ा सफलतम प्रयोग था, जिसके बारे में आप जानना चाहेंगे कि भारत की संसद जो दिल्ली में है, उस समय जो वहाँ का ये वाइसराय और गवर्नर जनरल जो कहेगा, उसका अपना क्षेत्र था और वहां पर वो राजाओं के प्रतिनिधियों को बुलाते थे और जनता के प्रतिनिधियों को भी बुलाते, कांग्रेस के प्रतिनिधियों। उसमें जब अधिवेशन चल रहा था तब भगत सिंह ने एक बम विस्फोट किया और बम विस्फोट के साथ में वहां पर क्या हुआ था कि अंग्रेज लोग डर गए कि ये क्या हो गया अचानक, पर उसमें कोई हताहत नहीं हुआ और साथ में पर्चे फेंके गए और नारे लगाए गए, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तो दौड़ करके पुलिस ने पकड़ा भगत सिंह को, राजगुरु को, सुखदेव को, और उस समय भी चंद्रशेखर आजाद वहां से गायब था, वो पकड़ में नहीं था। और जब उनसे पूछा गया कि ये क्या किया तुमने, हत्या के प्रयास किए, उन्होंने कहा ये कोई हत्या नहीं, ये बहरी अंग्रेजी सरकार को सुनाने के लिए बम का धमाका किया है हमने, और हम आपको आगाह करना चाहते हैं कि भारत को स्वतंत्र करो और आप अपने देश लौट जाओ। ये उनका नारा था। और उसके बाद की घटना को आप अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने आत्म बलिदान कैसे। और सर, इसी के साथ में आपसे अपना एक और प्रश्न सर पूछना चाहूँगी कि चंद्रशेखर आज़ाद जी के अस्तित्व को मिटाने के लिए क्या साजिशें सर की गई थी? चंद्रशेखर आजाद छोटे क्षेत्र से आते हैं, उन्हें अपने क्षेत्र में सीमित और प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। अगर भगत सिंह को हम पंजाब तक सीमित कर दें, सुभाष चंद्र बोस को केवल बंगाल तक सीमित कर दें और चंद्रशेखर आजाद को मध्य प्रदेश तक, तो ये शहीदों के साथ नाइंसाफी होती है, अन्याय होता है। शहीदों के उत्सर्ग और उनके बलिदान को अपमानित करना। लंबे समय तक चंद्रशेखर आजाद के चरित्र और व्यक्तित्व को लेकर के जो भारत सरकार द्वारा उन्हें सम्मानित किया जाना था, वो नहीं हो सका। और यहाँ तक कि विवाद भी जन्म स्थान का सुलझाया नहीं जा सका। ये घटना तब सुलझी जब 1989 में हमने इस संबंध में जांच की, जांच प्रतिवेदन भारत सरकार को सौंपा। उसमें न केवल चंद्रशेखर आजाद के परिजन, चंद्रशेखर आजाद के मित्र और नगरवासी, पुराना जो साहित्य था, क्रांतिकारी साहित्य, जैसे भगवान दास माहौर को स्वयं माता जगरानी ने कहा था, वो स्थान भी बताया था कि मेरा पुत्र इस कोने में श्रावण मास के दूज को सोमवार के दिन दोपहर 2 बजे उसका जन्म हुआ।
तो यश की धरोहर नामक पुस्तक के 122वें पेज पर इसका उल्लेख भगवान दास माहौर ने किया। तब से जाकर यह थोड़ा सा चर्चा का विषय बना कि नहीं, ये जो कहा जा रहा है कि उन्नाव जिले के थे उनके परिवार के लोग, किंतु जन्म स्थान चंद्रशेखर का भाभरा ही। और लोगों ने मांग की कि इसे आजाद नगर घोषित किया जाए, और उसके लिए बहुत सारे आंदोलन हुए, अलग अलग पत्रकारों के द्वारा, साहित्यकारों के द्वारा, समाज सेवियों के द्वारा, नगर जो वहाँ के नागरिक, भाभरा की और झाबुआ जिले के नागरिकों के द्वारा, तब जा कर के ये प्रयास सार्थक हुए। 1998 में उपराष्ट्रपति कृष्णकांत जी पधारे, उनके साथ में भारत के गृह मंत्री मकबूल डार, मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, मध्य प्रदेश के राज्यपाल शफी मोहम्मद कुरैशी और क्रांतिकारी साथी स्वयं आए, भगवान दास माहौर, सदाशिवराव मलकापुरकर, विश्वनाथ वेशमपायन, ये तीनों काया छाया की तरह आजाद के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में रहते थे। और पंडित शिव विनायक मिश्र जो कुबा थे, जिन्होंने अंत्येष्टि की थी और जिन्होंने उनकी अस्थियां बटोरी थी, वो भी साथ लाए थे। और वहां पर एक स्वर में कहा कि चंद्रशेखर का जन्म भाभरा में हुआ था, ये हम जानते हैं, हम प्रमाणित करते हैं। और उसके बाद में शासन ने इस बात को मान्य किया और 2008 में गजट प्रकाशन के साथ भाभरा का नाम आजाद नगर घोषित किया। आपको इसके बारे में और एक महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, और खास करके इस युवा पीढ़ी को होनी चाहिए। जी सर, बताइए। वो ये है कि चंद्रशेखर आजाद को हम केवल क्रांतिकारी के रूप में देखते हैं, उनके चरित्र और व्यक्तित्व पर बहुत कम हमारी नजर जाती है। हाँ सर। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो सीख हमें लेनी चाहिए। पहली बात वो ये कहते थे कि शरीर हमेशा तंदुरुस्त और कद्दावर रहना चाहिए। वो प्रतिदिन मालिश करते थे, वर्जिश करते थे, एक्सरसाइज करते थे और अपने मित्रों को इससे भी करवाते थे। लोग ये समझते हैं कि वे क्रांतिकारी गतिविधियों में थे इसलिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं। उन्हें क्रांतिकारी साहित्य बहुत पसंद था। वे जब कभी किसी की जीवनी क्रांतिकारी के देखते थे, वो खरीद कर लाते थे और स्वयं पढ़ते और अपने साथियों को पढ़वाते थे। वे ये कहते थे कि जब कभी पैसा हमें मिलता है, वो क्रांतिकारी गति में उसका सदुपयोग होना चाहिए, उसका दुरुपयोग मैं किसी कीमत पर सहन नहीं करूंगा। जब एक बार उनको ये कहा गया था कि स्वयं भगत सिंह ने कहा, जिसको वे रणजीत कहते थे, उन्होंने कहा था कि पंडित जी ये तो बता दीजिए आपका जन्म कहाँ हुआ, हो सकता है अंग्रेजी सरकार तुम्हारे पीछे पड़ी और तुम शहीद हो जाओ, तो तुम क्या करेंगे, लोगों को कैसे परिचय देंगे तुम्हारा। तो उन्होंने कहा, रणजीत आज तुमने ये बात कह दी तो कह दी, आगे से कभी कहना मत। मैं तुम्हारी पार्टी में काम करता हूं, मेरे घर के लोग करते हैं, न तो मुझे अपना जीवन चरित्र लिखाना है और न ही मेरे परिवार को तुम्हारे पैसों की जरूरत। ये इतनी उच्च विचारधारा के भी थे। साथ में वे ये अक्सर कहा करते थे कि जीवन को बहुत ही जीवटता से जीना चाहिए, हमेशा प्रसन्न, हमेशा उत्साही। उनका ये कहना था कि जीवन तो क्षण भंगुर है, कभी भी नष्ट हो जाएगा, पर जीवन में जीवंतता बनी रहनी चाहिए। ये धकियाने का जीवन, जीवन को धकिया रहे, कैसे भी चला रहे, वो नहीं होना चाहिए। और साथ में वो ये कहते थे व्यक्ति को सरल, सहज और मितव्ययी होना चाहिए। ये अद्भुत बातें हैं जो आज की युवा पीढ़ी को समझनी चाहिए, जो सर्वकालिक है और सदैव प्रासंगिक है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने जो शहीद आज़ाद जी के बारे में बताया, उनसे जीवन से जुड़ी बहुत सारी ऐसी घटनाएं बताई जो शायद ही आज हमको पता थी, लेकिन शायद आज आपने जो बताया है उससे हमें बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिला। और आपने कुछ ऐसी बातें बताई है कि जो उनके जीवन में, जैसे वो अपने एक साधारण जीवन व्यतीत करते थे, ऐसा नहीं कि बस पूरा समय लड़ना झगड़ना ये सब है। तो इससे जुड़ा सर मेरा एक और आपसे सवाल है, खुदीराम बोस जैसे क्रांतिकारी को क्या महात्मा गांधी जी बचा सके थे? भगत सिंह को बचाने की भी बात आई। हाँ जी सर। और इसके लिए क्रांतिकारी सदस्य स्वयं जाकर गांधी जी से मिले थे, पर चूंकि गांधी ने एक बात कही कि मैं हिंसा किसी क्षेत्र में बर्दाश्त नहीं कर सकता,
तो क्रांतिकारी साथियों ने ये कहा था उन्हें कि आपकी विचारधारा हमारी विचारधारा में केवल कार्य करने का अंतर है, हमारी शैली में अंतर है। उद्देश्य एक है कि भारत आजाद हो। हम हर कीमत पर भारत की आजादी चाहते हैं। आप अहिंसा से कर रहे हैं, हम हिंसा नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि जैसे के साथ तैसा व्यवहार होना चाहिए। अंग्रेजों ने हमसे बड़े न्यायपूर्वक या सदाशयता से राज्य प्राप्त नहीं किया, और प्राप्त करने के बाद में धोखे से प्राप्त करने के बाद भी उन्होंने छल कपट भी किया, अत्याचार भी बहुत किए। हमारी बहू बेटियों को इतना अधिक अपमानित किया, हमारे देवी देवताओं को गालियां दी, हमारा शोषण बहुत हुआ है। इसी दृष्टि से आप केवल एक बार वायसराय को कह दीजिए कि भगत सिंह ने किसी की हत्या नहीं की। भगत सिंह ने अगर संसद भवन के अंदर जो बम विस्फोट किया है वो आवाजी बम विस्फोट है। हाँ। उसमें केवल चेतावनी है, और ये हम देशवासी देशभक्तों का कर्तव्य भी था कि हम अपने देश को स्वतंत्र बनाएं। तो सर, आपने हमें शहीद आज़ाद जी के बारे में इतना कुछ बताया कि उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी आखिर में उन्होंने अपनी हत्या खुद की। तो उनके मृत्यु के बाद, उनके बलिदान के बाद क्या प्रतिक्रिया रही होगी? चंद्रशेखर आजाद भारत के युवा मानस पर वे छाए हुए हैं। उन्हें लगता है कि वे एक ऐसे प्रेरणादायी व्यक्ति हैं जिनसे भारत और आज़ाद भारत हमेशा जीवंत बना रहेगा, और उनके सपनों का भारत निर्मित करेगा। और उनके सपनों का भारत केवल एक था, वे चाहते थे कि हर गरीब ये अनुभव करे कि अब उनके शोषण अत्याचार के दिन गए, देश में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो और शक्ति संपन्न हमारा राष्ट्र बने। ये भाव से उन्होंने अपना आत्म बलिदान किया था, और आज वे हमारे हृदय सम्राट। थैंक यू सर, आपने हमें शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में इतने महत्वपूर्ण तथ्य बताए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप हमारे इस चैनल पर आए और आपने जो अपना कीमती समय हमारे साथ सर बांटा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।